निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। यह 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इस बिल को मंजूरी दी गई थी और संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को यह नियम लागू किया गया। राजस्थान में अगर हम बात करें तो 29 मार्च 2011 को विधानसभा द्वारा इस बिल को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया और 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम लागू किया गया। आरटी एक्ट का ही नाम है, जो राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के नाम से जाना जाता है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा के जो नियम है वह राज्य और केंद्र दोनों ही बना सकता है और आरटी एक्ट 2009 का उल्लेख धारा 21A में किया गया है। आरटी एक्ट 2009 की संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें कुल 7 अध्याय हैं, एक अनुसूची और कुल 38 धाराओं का उल्लेख किया गया है। प्रथम में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है, धारा 1 से 2। अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है, धारा 3 से 5। और अध्याय 3 में समुचित सरकार का होता है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, और अभिभावक के अधिकारों का कर्तव्य 6 से 11 धारा। अध्याय 4 में विद्यालय एवं अध्यापक के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, धारा 12 से 28 तक इसका उल्लेख है। और सबसे बड़ा जो अध्याय है 4 है। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम का निर्माण का उल्लेख मिलता है, धारा 29 से 30 तक है इसमें। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण और अध्याय 7 में सारांश बताए गए हैं, धारा 35 से 38 तक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अध्याय 1 प्रस्तावना। इसमें धारा 1 और 2 हैं। सबसे पहले धारा 1 पढ़ते हैं। धारा 1 में लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2010 को जो आरटी एक्ट है वो संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा और यह मदरसों और धार्मिक पाठशालाओं में लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी सरकारी प्राइवेट स्कूलें हैं सभी में लागू होगा। ये आरटी एक्ट 2009 से संबंधित जो भी परिभाषाएं दी गई है वो धारा 2 में दी गई है, जिसमें समुचित सरकार, वंचित बालक, अभावग्रस्त बालक, अभिभावक और विद्यालय की परिभाषा में दी गई है। समुचित सरकार का अर्थ होता है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। वंचित बालक वो होता है कि धर्म या किसी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाता है। अभावग्रस्त बालक उसे कहते हैं जिनकी माता पिता की आय होती है वो 2.5 लाख से कम होती है, वो अभावग्रस्त बालक होता है। अभिभावक का मतलब पेरेंट्स होता है। और विद्यालय में प्राइवेट, सरकारी और ट्रस्ट से जो विद्यालय चलाए जाते हैं वह विद्यालय आदि आते हैं। चैप्टर 2 अध्याय 2 में है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, धारा 3 से 5 में उल्लेख किया गया है। धारा 3 में उल्लेख किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। धारा 4 में कहा गया है कि जो भी ड्रॉप आउट छात्र हैं जिन्हें पढ़ाई बीच में छोड़ रखी है, ऐसे छात्रों को आयु के आधार पर वापस कक्षा में प्रवेश दिलाना। किसी की आयु मान लो 8 वर्ष है और वो पहली कक्षा के बाद दूसरी कक्षा उसने नहीं पढ़ी है, तो अगर वो 8 वर्ष की आयु है तो उसको कक्षा तीसरी में सीधा प्रवेश दिया जाएगा, दूसरी उसको नहीं पढ़ी जाएगी। जैसे किसी की आयु 9 वर्ष है तो उसको कक्षा 4 में, और किसी की आयु 11 वर्ष है तो कक्षा 6 में उसको प्रवेश दिया जाएगा। अगली है धारा 5, जिसमें है टीसी देना अनिवार्य है। आप किसी छात्र की टीसी को नहीं रोक सकते। अगला चैप्टर है 3 अध्याय समुचित सरकार, अभिभावक के अधिकार एवं कर्तव्य। धारा नंबर 6 पढ़ते हैं। विद्यालयों की स्थापना के बारे में बताया गया और समुचित सरकार का कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी दूरी 1 किलोमीटर तक होनी चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दूरी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। धारा 7 में उल्लेख किया गया है कि केंद्र और राज्य का जो वित्तीय अनुपात होगा वो 60:40 होगा और जो पूर्वी राज्य होंगे उनमें 90:10 होगा। पूर्वी राज्य में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्य आते हैं वो राज्य। धारा 8 में समुचित सरकार के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 9 में समुचित सरकार के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। धारा 10 में उल्लेख किया है कि जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उन छात्रों को विद्यालय भेजना और पढ़ने के लिए प्रभावित करना यह जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी। धारा 11 में समुचित सरकार का दायित्व 3 से 6 वर्ष के लिए जो बालक है उनको आंगनबाड़ी में भेजना यह एक समुचित सरकार का दायित्व है। अगला है चैप्टर 4 अध्याय 4, जिसका नाम है विद्यालय व अध्यापक के कर्तव्य। धारा 22 से 28 तक इसका उल्लेख मिलता है। धारा नंबर 12 सभी विद्यालय जो निजी हैं कक्षा प्रथम में 25 सीटें आरक्षित की जाएगी जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। इसका मतलब जो आयकरदाता नहीं है, जिनकी आय जो है वार्षिक 2.5 लाख से कम है इनकम, उनकी सीटें 25% पहले से ही बुक कर दी जाएगी केवल निजी विद्यालयों में। अगली है धारा नंबर 13 प्रवेश के समय बालकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर कोई विद्यालय शुल्क लेता है तो उसको शुल्क का 10 गुना पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। अगली है धारा नंबर 14 प्रवेश के समय दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। विद्यालय से किसी प्रकार की जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र ऐसे प्रमाण पत्र मांग कर उसके प्रवेश को नहीं रोका जाएगा। अगली है धारा नंबर 15
विद्यालय के प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक होगी। अगर कोई 30 सितंबर तक छात्र नहीं आता है और कोई ठोस कारण बताता है विद्यालय को, तो वो कभी भी प्रवेश ले सकता है। यह केवल प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। धारा नंबर 16 जिसमें लिखा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी छात्र छात्रा को फेल नहीं कर सकता। अगली है धारा नंबर 17 जिसके अंदर बताया गया है कि बालकों का शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा, उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। धारा नंबर 18 में किया गया अगर कोई विद्यालय संगठन सरकार द्वारा तय जो मानक तथा जो नियम बनाए गए हैं उनको पूरा करता है तो उस विद्यालय को संचालन की अनुमति दी जाएगी, उसको मान्यता दे दी जाएगी। धारा नंबर 19 इसका विरुद्ध है, उल्टा है। कोई भी विद्यालय संगठन समूची सरकार के परिवर्तित मानकों को पूरा न करने पर उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। अगर सरकार के द्वारा कुछ नियम परिवर्तित किए गए हैं और परिवर्तित नियमों की वो पालना नहीं करता है तो उस विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। धारा नंबर 20 में है नियमों जो मानकों में परिवर्तन समूची सरकार कर सकती है। जो भी विद्यालय संबंधी नियम है उसमें परिवर्तन समूची सरकार कर सकती है। अगली है धारा नंबर 21 प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधन हेतु एसएमएस का गठन किया जाएगा। एसएमएस का मतलब होता है, हमने पहले पढ़ लिया है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। धारा नंबर 22 प्रत्येक शाला प्रधान का यह दायित्व सत्र प्रारंभ से पूर्व प्रारंभिक सत्र में सुधार हेतु अल्पकालीन प्रपत्र में वार्षिक योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा। मतलब जो शाला प्रधान है, विद्यालय का हेडमास्टर है, उसका यह दायित्व होगा कि जो सत्र है प्रारंभ होता है उससे पूर्व ही उसको जो प्रारंभिक स्तर में जो सुधार करना है उसकी एक जो चार्ट बनाकर एक प्रारूप बनाकर पहले ही तैयार कर लेगा पूरे वर्ष। शिक्षकों की योग्यता व अयोग्यता क्या होगी यह निर्धारण किया जाता है। धारा नंबर 24 में शिक्षकों का आदर्श नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए, यह बताया गया है। धारा 25 में बताया गया है कि शिक्षक अनुपात प्रारंभिक स्तर पर 35 पर 1 अध्यापक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 40 छात्रों पर 1 अध्यापक होना चाहिए। धारा नंबर 26 किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए। धारा नंबर 27 अध्यापक शिक्षण के अलावा केवल जनगणना, निर्वाचन कार्य और राष्ट्रीय आपदा में कार्य करेगा, इसके अलावा अध्यापकों को कोई तीसरा कार्य नहीं सौंपा जाएगा। धारा नंबर 28 में यह कहा गया है कि जो भी सरकारी टीचर हैं वह किसी निजी स्कूल में या ट्यूशन नहीं करवाएगा। अगला चैप्टर है 5 प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण। धारा 29 से 30 में इसका उल्लेख किया गया है। धारा 29 में लिखा गया है कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं का उल्लेख किया गया है, जो पाठ्यक्रम को बनाते हैं निर्माणकर्ता उनका उल्लेख किया गया है। और पाठ्यक्रम में ऐसी किसी वस्तु विशेष का वर्णन न किया जाए जिसमें किसी समाज, जाति, धर्म का उल्लंघन हो। धारा नंबर 30 प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने तक बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। जो भी प्रारंभिक स्तर की कक्षा है उनके लिए कोई भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। 8वीं कक्षा जो होगी वह एक मात्र प्रमाण पत्र ही होगा, उसमें भी आप फेल नहीं कर सकते। अगला है अध्याय नंबर 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण। धारा नंबर 31 में बाल अधिकार के हनन पर शिकायत का उल्लेख मिलता है। और धारा 32 में कहा गया है कि जो धारा नंबर 31 में जो शिकायतें होगी उस शिकायतों का सत्यापन हेतु उनके निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारी तक उस शिकायत को पहुंचाया जाएगा। धारा नंबर 33 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। और धारा नंबर 34 में राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। अगला है अध्याय 7 जिसमें सारांश है। धारा नंबर 35 अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार है। और धारा नंबर 36 है किसी भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का गलत। धारा नंबर 36 में कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी अगर गलत व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। और धारा नंबर 37 में कहा गया है कि जो धारा नंबर 36 के तहत जो शिकायत होगी उस शिकायतों के संबंध में पूर्ण सद्भाव और निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी, कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। धारा नंबर 28 में कहा गया है समूची सरकार को अधिकार है कि वह जो आरटीआई एक्ट 2009 है उनकी सभी धाराओं में परिवर्तन कर सकता है। यह केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो सभी धाराओं में परिवर्तन कर सकता है। और एक अनुसूची है आरटीआई एक्ट 2009 में। इस अनुसूची में कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षण दिवस 200 दिन का होगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितना होगा शिक्षण दिवस? 200 दिन। और शैक्षणिक घंटे होंगे वो 800 होंगे। और उच्च प्राथमिक संपूर्ण वर्ष होगा 200 दिन का और घंटे होंगे 1000। और अध्यापक प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे शिक्षण कार्य करेगा। और 150 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक हेडमास्टर की नियुक्ति की जाएगी विद्यालय में। यह था आरटीआई एक्ट 2009।